हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक फॉलोअप देख लेते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमीटर, और फिर पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिकली हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। इनसे हम क्या कर सकते हैं? किसी ना किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यूज होता है बच्चों रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर यूज होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। पहला टॉपिक हमारा क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। आपको देखो बच्चों, क्या करना है, आपको 4 रेजिस्टर्स लेने हैं। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स लेने हैं, और उन 4 रेजिस्टर्स को, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स से रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है? तो देखो, उन 4 रेजिस्टर्स को हम लोग क्या करेंगे? इस शेप में अरेंज कर देंगे। ठीक है, जैसा क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं वैसा ही हमने 4 साइड्स बना लिए, और उन चारों रजिस्टर को इनके आर्म्स में क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 4 रजिस्टर्स इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, ये मान लो R1, ये मान लो R2, ये मान लो R3 एंड ये मान लो R4, है ना। ऐसे मैंने रजिस्टर्स लिख डाले। अब मान लो बच्चों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट सपोज B है, ये पॉइंट सपोज C है, एंड ये पॉइंट क्या है? D है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है बच्चों? देखो, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं बच्चों? 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल A और B के बीच में, और एक डायगोनल क्या बनेगा? C और D के बीच में। इनमें से किसी भी 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स से के बीच में हम लोग एक क्या करेंगे? बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, हम इनके बीच में एक बैटरी जोड़ देंगे, और बाकी जो 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स बचे उनके बीच में हम लोग क्या जोड़ लेंगे? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अंडरस्टूड? दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो भाई, ये हमने क्या किया? व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए 4 जो है रेजिस्टर्स लिए, R1, R2, R3 और R4, और उसको क्वाड्रिलेटरल के 4 आर्म्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और उनके 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमने बैटरी लगा दी, और बाकी बचे 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कर लिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया। आपको बच्चों ये कमेंट्री सुन कर करके आपको इसके नोट्स लिखने हैं कि हम सर ने क्या क्या बोला, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? इसका थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, जो भी बातें मैंने बोली आप उसको सुन करके लिख लिया करें। ठीक है, तो भाई ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसमें से R1, R2, R3 और R4, है ना, इसमें से अगर मान लो किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को क्या है? अननोन है सपोज। ठीक है, सपोज हमारे लिए क्या है, ये R3 वैल्यू अननोन है सपोज,
ठीक है, R3 वैल्यू हमको नहीं पता है। अच्छा, ये ऐसा करने का क्या मीनिंग होता है आपको समझ में तो आता होगा, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि अगर ये रजिस्टर है और इसको आपने एरो मार दिया है तो ये क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है ना बच्चों। इसको क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो सपोज ये रियोस्टेट है और मुझे क्या निकालना है, सपोज R4 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, R4 निकालना है। अंडरस्टूड, इस तरीके से। तो या फिर रियोस्टेट का एक और सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इनको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। अंडरस्टूड, तो इस तरीके का हमने सर्किट तैयार कर ली। ये हमारा हो गया वो व्हीटस्टोन ब्रिज। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ब्रिज को बैलेंस कैसे किया जाए। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, अब ये कब जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएंगे। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसका कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, ध्यान से समझे। ये जो पॉइंट्स हैं C और D, पॉइंट C और D है ना, अगर इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाए, VC और VD क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाए, तब हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये यहां का पोटेंशियल VC और यहां का पोटेंशियल VD अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा बच्चों, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा, मान लो उसको IG बोलता हूं, है ना, द करंट विच गोज इनटू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज IG। अगर वो जीरो है ना, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि IG क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, IG जीरो हो जाए। IG जीरो हो जाए मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर shows null deflection। नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, वो जीरो शो करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं फिलहाल बता दूं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट को सेंस करता है। ठीक है, करंट को सेंस करने वाली डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का अगर आपने लैब में जाकर के देखा होगा गैल्वेनोमीटर, तो कुछ इस घड़ी के शेप का है ना, वॉच के शेप का होता है। ठीक है, और इसमें एक निडल होती है। ठीक है, और ऐसे इधर ये वैल्यूज लिखे होते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये अपने जीरो पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, कहीं इधर उधर मूव नहीं करेगा, वो जीरो पोजीशन पर रहेगा, नल पोजीशन पर रहेगा, नल डिफ्लेक्शन होगा, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आ गया आपका गैल्वेनोमीटर तो आप समझ जाओ कि आपका ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्रिज टू बी बैलेंस, VC इक्वल्स टू VD होना चाहिए, IG इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो वहां पर है ना डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। अंडरस्टूड इतनी बातें, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब ऐसा हो गया, एक चीज और देखिए बच्चों, तो मान लो बच्चों ये बैटरी है, बैटरी जब मैंने लगाई तो यहां से क्या होगा, करंट जाएगा, फ्लो करेगा I है ना। अब यहां से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, सपोज I1, और इधर क्या गया बच्चों, सपोज I2। क्लियर है, और इधर क्या गया, सपोज इधर क्या गया बच्चों। अब एक सवाल उठता है कि हमने पहले ही ले लिया है, क्योंकि बैलेंस्ड ब्रिज की बात कर रहे हैं, और बैलेंस ब्रिज में हमने पहले ही सब
ले लिया है क्या चीज कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये पूरा का पूरा करंट किस में जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा। आ रही बात समझ में, इधर तो कुछ जाना नहीं है, तो ये पूरा किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इस ब्रांच में भी क्या जाएगा, I1 जाएगा। सिमिलरली इधर से भी देखो, इधर से कुछ करंट आ नहीं रहा है, इधर से I2 आया, तो पूरा किधर जाएगा, इसी में जाएगा, तो इस ब्रांच में भी क्या करंट बहेगा, I2 ही बहेगा। तो इस पूरे ब्रांच में I1 बह रहा है और इधर पूरे में क्या बह रहा है, I2 बह रहा है। समझ गए। मान लो बच्चों इस पॉइंट को का पोटेंशियल VA ले लिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या ले लिया, VB ले लिया। अंडरस्टूड। तो भाई ये हो गया हमारा सर्किट का हाल। ठीक है। IG क्या है, 0 है। तो देखो क्या निकल करके आता है, सी देखो बच्चों, अगर मैं इस सर्किट में देखूं VA, यहां का पोटेंशियल क्या है, VA, यहां का पोटेंशियल क्या लिया है मैंने, VC, है ना, लिया है ना, यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VC है, और यहां से करंट कितना जा रहा है, I1। तो और करंट का डायरेक्शन किधर है, VA से VC, तो ऑब्वियस सी बात है VA क्या होगा, हाई पोटेंशियल पर, और ये क्या होगा, लो पोटेंशियल पर। तो करंट क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है, V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है, VA माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, देखो R1। ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो गया, VA माइनस VC बाय R1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों इस वाले ब्रांच में देखो, यहाँ का पोटेंशियल VC, यहाँ का पोटेंशियल VB, इधर से इधर करंट जा रहा है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल हुआ। तो ये और वो भी करंट क्या है, I1 ही है, तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VB बाय, और रेजिस्टेंस क्या है उसका, R2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखो तो LHS क्या है, इक्वल है ना, दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल है, तो RHS को क्या कर लो, इक्वेट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा आपको, VA माइनस VC बाय R1 इज इक्वल टू VC माइनस VB बाय R2। ठीक है। इसको मैं नाम ले लेता हूं इक्वेशन नंबर A। ठीक है। ये ऐसा मेरा इक्वेशन आ गया, VA माइनस VC बाय R1 इक्वल टू VC माइनस VB बाय R2। अच्छा, इसको अभी एक स्टेप और ले लेते हैं, VA माइनस VC बाय VC माइनस VB बराबर R1 बाय R2। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर A। क्लियर है बच्चों, इसको मैं बोला इक्वेशन नंबर A। अब देखो सिमिलर केस इस तरफ होगा, है ना, इधर भी सेम केस लगेगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां देखो करंट फ्लो कर रहा है, ये हाई ये लो, तो VA माइनस VD, VA माइनस VD बाय रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R3, है ना, इसको बोल लूंगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, इधर I2 बराबर VD माइनस VB बाय R4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दिख रहा है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दिख रहा है कि LHS इसका बराबर है, LHS इसका बराबर है, तो RHS क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है। तो भाई इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VD बाय R3 इज इक्वल्स टू VD माइनस VB बाय R4, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर VA माइनस VD बाय VD माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R3 बाय R4, है ना, R3 बाय R4 ऐसा आ गया। अच्छा, अब चूंकि हम देखो इक्वेशन अब स्टार्टिंग में ही ले चुके थे कि ये C और ये D पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है ना, VC इक्वल टू VD है ना, VC इक्वल्स टू VD है, पहले से हम ले चुके हैं। सॉरी, ये कुछ हमने गड़बड़ किया, हाँ नहीं ठीक है, VA माइनस VD। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, चूंकि VC और VD क्या है, बराबर है, तो आप क्या ले सकते हो, VA माइनस, यहां देखो हमारे पास क्या आया था, VA माइनस VC।
ठीक है बच्चों। अब चूंकि VC और VD बराबर है तो VD को क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं VC से। आ रही बात समझ में? तो VD को मैं VC से रिप्लेस कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। तो यहां से मैं इधर आ रहा हूं, सिंस VC इक्वल्स टू VD है ना, तो जहां जहां VD है बच्चों उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा VC से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, VA VD की जगह VC, फिर से VD की जगह VC माइनस VB बराबर क्या हो गया, R3 बाय R4 है ना, ऐसा आ गया। इसको मैं बोल लेता हूं इक्वेशन नंबर B। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर A और ये है इक्वेशन नंबर B। इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको बताओ, इक्वेशन नंबर A और B में। इक्वेशन A और B में देखो इधर LHS में क्या है, VA माइनस VC बाय VC माइनस VB, और यहां भी क्या है, VA माइनस VC बाय VC माइनस VB। ठीक है, तो दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B फ्रॉम इक्वेशन A एंड B है ना, R1 बाय R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बाय R4। R1 बाय R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बाय R4। ऐसा कब आया बच्चों, जब हमने ये मान रखा था कि ब्रिज में क्या हो, जो ये वाला आर्म है, सॉरी ये वाला जो कंपोनेंट है उसमें कितना करंट जा रहा है, 0 जा रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन कहते हैं। तो देखो उसी सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारे पास ये आया कि R1 बाय R2 बराबर क्या हुआ, R3 बाय R4 है ना। चूंकि बच्चों इसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको पता करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर ये पता होना चाहिए है ना, गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, फिर मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम R1 R2 R3 R4 को देख लें तो डायरेक्टली हमें समझ में आ जाएगा कि अगर ये रूल फॉलो करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ब्रिज के बैलेंस होने का, कंडीशन ऑफ ब्रिज to be balanced। ठीक है, कंडीशन ऑफ ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4। क्लियर है? तो देखो यहां से क्या समझ में आया कि R1 बाय R2 ये वाले और R3 बाय R4 यानी इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेशियो और इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेशियो अगर बराबर हो जाए तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेशियो और इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेशियो बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ठीक है, और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस कंपोनेंट में कोई करंट नहीं जाता है। जब इस कंपोनेंट में कोई करंट नहीं जाता है तो इस वाले कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो बच्चों, रिमूव कर सकते हो, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है ना, आप इस ब्रांच को हटा सकते हो। क्लियर है? कब, जब ब्रिज बैलेंस हो, सिर्फ उस कंडीशन में आप इसको हटा सकते हो। तो ये सबसे बेनिफिट मिल जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है ब्रिज के बैलेंस होने का। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इस वाले ब्रांच को हटा सकते हो। अब आप क्वेश्चन करते वक्त कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ब्रांच हटाना है? ठीक है, तो देखो इसके पता करने के दो तरीके हैं। एक, जिन डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ए और बी के बीच में बैटरी लगा हुआ था, तो अगर इसमें कोई चीज जुड़ा हुआ है तो उसको आप नहीं हटा सकते। आप हमेशा किसको हटा सकते हो, उसके डायगोनली इस डायगोनल को छोड़ करके जो दूसरा डायगोनल है उसके बीच के कंपोनेंट्स को हटा सकते हो। क्लियर है? बैटरी लगा हो जिस डायगोनल के बीच में, उसके कंपोनेंट हटा नहीं सकते आप। अगर मान लो यहां पर कोई चीज जुड़ा हुआ होता तो इसको नहीं हटा सकते हम।
ठीक है, चाहे भले ये इक्वल्स टू ये हो जाए, ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल हो जाए, लेकिन हम इस ब्रांच को नहीं हटा सकते। ठीक है, किस ब्रांच को हटा सकते हैं? जिस डायगोनल में बैटरी लगा है उसको छोड़ करके जो दूसरा डायगोनल होगा उसके बीच में जो कुछ भी जुड़ा होगा आप उसको क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। या दूसरा तरीका क्या हुआ कि कभी आपको बोला गया कि ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जब मैं ऐसा बोलता हूं कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है? ए से बी की तरफ करंट बहाना है। तो ए से बी की तरफ करंट कैसे बहेगा? जब ए से बी के बीच में बैटरी जोड़ूंगा। तो ए से बी के बीच वाली चीज को नहीं उड़ा सकते आप, इसको उड़ा सकते हो उसके बाद जो बचा डायगोनल उसकी चीजों को उड़ा सकते हो। समझ गए क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या समझ में आया? 4 रेजिस्टर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जुड़े होते हैं, उसके 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में आप क्या जोड़ दो? सेल जोड़ दो, और उसके बचे 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दो या कोई भी कंपोनेंट जोड़ दो। ठीक है, समझ गए? अगर R1/R2 और R3/R4 का रेशियो इक्वल हो गया तो ब्रिज को क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। और बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में आप इस वाले ब्रांच को हटा सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, वहां चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, आप उन सब चीजों को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। आप उस सर्किट में मौजूद नहीं मान करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये फायदा मिल जाता है अपने को। अब इसका यूज क्या है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है? सबसे अच्छा यूज, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वो है टू फाइंड रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, it is used in measuring unknown resistance। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। हाउ? कैसे मेजर करेंगे इससे भाई? तो देखो यहाँ पर 4 रेजिस्टर है और रिलेशन क्या, और यहाँ पर अगर हमने चारों रेजिस्टर को लगा दिया जिसमें से 3 की वैल्यू क्या है हमें पता है, 3 वैल्यूज आर नोन। अगर 3 वैल्यूज पता है और चौथी हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे? इसमें सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे बच्चों? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और इसमें तब तक चेंजेस करेंगे जब तक IG इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तब तक चेंजेस करेंगे, है ना? इसलिए हमने एक क्या लगा रखा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है ताकि हम वैल्यू को चेंज कर सके। तो जब तब तक चेंज करेंगे जब तक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या शो कर दे? 0 कर दे। जब गैल्वेनोमीटर में करंट शो कर देगा 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ब्रिज हमारा क्या हो गया? बैलेंस। जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना? R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? R3/R4। अब इसमें से अगर कोई एक रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है, जैसे कि मान लो R1 नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा भाई R2 R3/R4 निकल आए, है ना? क्योंकि बाकी 3 मुझे क्या था? पता था। तो ये अननोन वाली चीजें हमें पता आ गई, हो गई कि नहीं? ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मीटर ब्रिज भी पढ़ते हैं, वो आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर जो होता है ये भी एक क्या है बच्चों? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? करंट। ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो चलो उसको लिख लेते हैं। इट इज अ device which can measure magnitude and direction of, ठीक है, magnitude and direction of
करंट। ओके, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब देखो बच्चों, एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर है ना, ये एक पूरी टॉपिक आती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करके। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये एक टॉपिक हमारा आने वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां आपको बस इतना समझना है, ठीक है, यहां पर बस आपको इतना समझना है कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक इस प्रकार से सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक कोर होता है, और इस कोर के ऊपर जो है हम कॉइल को लपेट देते हैं। ठीक है, कॉइल को लपेट देते हैं और इस कॉइल को रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इस कॉइल को रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब इस कॉइल से होकर के करंट को पास कराया जाता है, ठीक है, जब इस कॉइल से होकर के करंट पास कराया जाता है तो ये कॉइल क्या होता है, रोटेट होता है। वो क्यों रोटेट होता है, ये सब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आगे वाले चैप्टर में आएगा, कि वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक कॉइल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसमें करंट पास कराओ तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क लगेगा तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। समझ गए क्या? तो जब इसमें करंट पास होता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है जो इसको रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो वो जो रोटेशन होता है यानी डिफ्लेक्शन होता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना करंट है। तो ये आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, थीटा के। आई बात समझ में? ये आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा के। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसी चीज पर बेस्ड है हमारा गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। ठीक है, ये बेसिकली आप मान के चलो कि ये मेन फंडा है ना, प्रिंसिपल है किसका, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या है भाई कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैलिब्रेट कर सकते हो कि भाई हाँ 1 डिग्री घुमा तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 डिग्री घुमा तो इसका मतलब 2 एम्पियर करंट हुआ, 3 डिग्री घुमा तो इसका मतलब 3 एम्पियर करंट हुआ। तो आप इस तरीके से अरेंज कर इसको कैलिब्रेट करके आप एक स्केल बना सकते हो, और वो स्केल आपको क्या शो कर सकता है, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में करंट शो कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये एक है ना गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें एक निडल होता है जो डिफ्लेक्ट करता है करंट पास होने पर, है ना, इधर ये बने होते हैं, ग्रेजुएटेड होता है ये। तो जब आप इसमें करंट पास करोगे तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो ये इस तरीके से कैलिब्रेटेड है कि वो आपको करंट मेजर करके दे देता है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो हमें अभी तक ये समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है भाई, करंट अगर इधर से इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन में रिवर्स कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक वे में करंट का डायरेक्शन होगा तो फिर डिफ्लेक्शन मान लो राइट साइड इस साइड हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन करने पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन आपको करंट के डायरेक्शन को बता देता है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब भाई गैल्वेनोमीटर में जो है ना एक्चुअली क्या चीज है, कॉइल है, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो वायर है तो भाई उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पास एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या कैपिटल जी लिखना है इस तरीके से,
ठीक है, ये हुआ सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, अंडरस्टूड। और इसमें करंट जो एंटर करेगा उसको बोलते हैं IG। तो ये जी जो हुआ, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अंडरस्टूड। कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड व्हाट इज स्मॉल IG क्या है, ये है बच्चों फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। व्हाट इज IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वायर इन्वॉल्व होता है, वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कहलाता है। उसको काहे से शो करेंगे, कैपिटल G से शो करेंगे। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ा सा करंट जाने पर अच्छा खासा डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम एक लिमिट से ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेंगे तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। तो हम उसमें एक लिमिट तक ही करंट पास कराते हैं। तो मैक्सिमम करंट का लिमिट होगा, द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द कॉइल, है ना, थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से होकर के जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। ओके, तो इसके टर्म्स को आप अच्छे से समझते चलें। कैपिटल G क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, और IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, IG से शो कर सकते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू, ठीक है, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू कहां, गैल्वेनोमीटर, थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है बच्चों। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या से शो करते हैं, IG से। ओके, तो ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है वो बहुत छोटा होता है, जनरली माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है। जनरली क्या होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत छोटा होगा। मेन करंट से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बहुत छोटा होता है, क्लियर है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से होकर के पास नहीं करा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो है बहुत बड़ा करंट को मेजर नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत बड़े करंट को मेजर नहीं कर सकता, क्लियर है। तो फिर भाई अगर मुझे बड़े करंट को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। बड़े करंट को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, समझते हैं इसको। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि वो कौन सा करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाता है, यही वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाता है ना, IG, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसे हमने बोला, वो करंट कहां जाता है, डायरेक्टली इनटू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और दैट करंट शुड नॉट बी हाई, है ना। वो करंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो करंट क्या होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर बड़े करंट को मेजर करना है ना, लार्ज करंट को मेजर करना है तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ हम एक दूसरा डिवाइस बना सकते हैं जो स्पेशली क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई, उसका नाम है एमीटर, ठीक है, एमीटर।
ओके, तो भाई ये क्या हो जाएगा, द डिवाइस विच कैन मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, तो एमीटर क्या है भाई, करंट मेजरिंग डिवाइस है बेसिकली। व्हाट इज एमीटर, एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा चीज, हमेशा हमेशा, अच्छा पहले ये देख लो, सिंबल क्या होता है एमीटर का, सिंबल ऑफ एमीटर, ए जहां से करंट एंटर करेगा प्लस, जहां से करंट बाहर आएगा माइनस। ठीक है, एमीटर का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, करंट मेजर, जैसे कि मान लो मैं ये एक सर्किट तैयार करता हूं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये V है, ये R है, तो इसमें करंट पास होगा। अब इस करंट को अगर मुझे मेजर करना है ना, अगर मुझे इस करंट को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, करंट को मापने वाली मशीन लगाऊंगा, करंट को मापने वाली डिवाइस लगाऊंगा, और करंट को मापने वाली डिवाइस क्या है, एमीटर है। तो इस एमीटर को क्या करना पड़ता है, इसके सर्किट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे कैसे इस सर्किट में, एमीटर को करंट मापने के लिए लगाएंगे कैसे, तो हमेशा ध्यान रहे बच्चों, एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अंडरस्टूड, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर करंट। ठीक है भाई, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को हमेशा क्या जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। क्लियर है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपसे पूछेगा, अक्सर पूछा जाता है कि हाउ एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज जो है, अब बच्चों एमीटर जो है वो बेसिकली क्या है, मापने वाली मशीन है। तो मापने वाली जो मशीन होती है उसको हमेशा लगा के रखने की जरूरत है क्या सर्किट में, नहीं, हमने एक बार माप लिया, हो गया, बात खत्म हो गया। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तो बस एक पल के लिए लगाया जाता है, जिस पल अपने को क्या करना है, मेजर करना है, अदरवाइज उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हमेशा सर्किट का पार्ट नहीं है ना, तो जब हमेशा सर्किट का पार्ट नहीं है तो नॉर्मली इसमें कितना करंट बह रहा होगा, सोचो, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या है, V, रेजिस्टेंस क्या है, R, तो इसमें कितना करंट बह रहा है, I इक्वल टू V बाय R, इतना करंट बह रहा है। अब मैंने इसके अंदर क्या जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने एमीटर जोड़ दिया और मैंने बोला कि एमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बनता है। तो इसका मतलब है कि इसमें गैल्वेनोमीटर तो लगा ही हुआ है और गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, तो सपोज इसके पास रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो स्मॉल r है सपोज। तो अब इस सर्किट में कितना करंट, कितना रेजिस्टेंस हो गया, R प्लस R हो गया, और करंट कितना हो जाएगा, V बाय R प्लस R। ओके, V बाय R प्लस R। तो बताओ इस एमीटर ने जो करंट पढ़ा वो कौन सा करंट पढ़ा, ये करंट पढ़ा, और इस एमीटर में इस सर्किट में एक्चुअल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये करेक्ट रीडिंग दे रहा है, क्या ये एमीटर करेक्ट रीडिंग दे रहा है, नहीं, करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि करेक्ट रीडिंग क्या है, V बाय R, बट ये दे क्या रहा है, V बाय R प्लस R। आ रही बात समझ में, तो ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो ये जो करंट मेजर करता है हमेशा वो एक्चुअल करंट से क्या होता है, कम मेजर करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, एमीटर ऑलवेज
measure less current than actual, ठीक है, लेस करंट देन एक्चुअल। आई बात समझ में, लेस करंट देन एक्चुअल, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, फायदा नहीं हुआ ना, मतलब फिर आपको अगर रीडिंग करेक्ट ही नहीं मिल रही है तो फिर उस रीडिंग का मतलब क्या हुआ, तो आप इस रीडिंग को बेहतर कैसे कर सकते हो, है ना। रीडिंग में आपका एरर आ जाएगा, आपका रीडिंग में एरर आएगा, तो उस एरर को आप दूर कैसे करोगे। तो बच्चों इसको दूर करने का तरीका एक ही है कि आप इस आर को क्या कर लो, जीरो, है ना, स्मॉल आर को क्या कर लो, जीरो कर लो। दैट मीन्स कि इस एमीटर के पास अगर कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं होता तब फिर कोई दिक्कत नहीं होता, पहले भी V बाय आर बहता, अभी भी V बाय आर बहता। ये बात समझ में आ रही। लेकिन चूंकि वायर है इसके अंदर, है ना, गैल्वेनोमीटर बना ही किससे है, वायर से बना हुआ है, ठीक है, तो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो आप उस रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, आप उसको पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, स्मॉल आर। ये अगर कम से कम होगा बच्चों तो इस पे इंपैक्ट क्या होगा, कम से कम होगा, और मेरा जो रीडिंग आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा एक्चुअल रीडिंग के, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए, है ना, इस पर्पस के लिए एमीटर की रीडिंग को क्या रखा जाता है, कम से कम रखा जाता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम रखने की कोशिश की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है, लो, एज मच एज पॉसिबल दैट मच लो आपको रखना है उसकी वैल्यू, ठीक है। क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से मेरी जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट आएगी, रीडिंग की एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी हुआ भाई, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। क्या भाई, कि द रेजिस्टेंस of emitter should be as low as possible, ठीक है, as low as possible, क्लियर। आइडियल अगर एमीटर है तो आइडियली क्या होगा, आइडियली लो कितना हुआ भाई, जीरो, आइडियल लो क्या हुआ, जीरो, समझ गए क्या। तो for ideal emitter रेजिस्टेंस कितना होगा एमीटर का, जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एमीटर का जीरो हो सकता है क्या, प्रैक्टिकल एमीटर का जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। आई क्या बात समझ में। फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, जीरो होगी, अदरवाइज उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमने एमीटर के बारे में देखा, एमीटर क्या है भाई, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है। कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, ठीक है। इसको हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को जितना हो सके उतना लो रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा एमीटर के बारे में। अच्छा, क्यों लो रखा जाता है रेजिस्टेंस को, ताकि रीडिंग क्या आए, एक्यूरेट आए, रीडिंग की एक्यूरेसी अच्छी हो। अब मैंने आपको क्या बोला कि एमीटर को बनाओगे कैसे, तो बनाओगे आप गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो आप गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एज एमीटर। तो हम पढ़ेंगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर का सिंबल हमने क्या दिखाया था आपको, इस तरीके से दिखाया था, है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें जो करंट जाता है उसको क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है,
एमीटर तैयार करना है। एमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। याद करो मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ लो, और कभी रेजिस्टेंस को घटाना हो तो आप एक रेजिस्टेंस को क्या कर लो, पैरेलल में जोड़ लो। सिखाया है मैंने आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से रेजिस्टेंस घट जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मुझे यहां क्या करना है, रेजिस्टेंस को घटाना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, है ना, एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज और याद रखना कि अगर मैं दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, जैसे कि एक लेता हूं बच्चों 6 ओम और एक लेता हूं 3 ओम, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देता हूं, तो याद करो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9 हो जाएगा बच्चों, 3 3 3 2, तो कितना आया देखो 2 ओम। तो देखो जो कंपोनेंट थे, जो इंडिविजुअल थे, वो था 6 और 3, और जो आया वो क्या आया, 2 ओम आया। देखो ये उसके छोटे से भी छोटा है, जिनको जिनको आपने कंबाइन किया उनमें जो छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा आपका क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, उसका कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर लिया हमने, और इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टर पैरेलली जोड़ देते हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस एस। ठीक है, क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस एस। तो चूंकि मैंने ये ऑलरेडी बहुत कम लिया है, समथिंग 0.5 0.1 ऐसा लूंगा, तो बच्चों इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो, ये और ये क्या हो गया पैरेलल, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी, इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, एस। तो ये दोनों पैरेलली जब कनेक्ट होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या, और ये पूरा मिल करके, है ना, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दिस इज एमीटर, दिस इज एमीटर। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो क्या होगा, एस से भी छोटा होगा, सिंस एस इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, और उससे भी स्मॉल आएगा, तो एमीटर की रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो भाई ये है एमीटर को बनाने का तरीका। तो क्या है एमीटर को बनाने का तरीका, कि आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टर को ऐड कर देना है। ठीक है, उस रेजिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे, शंट रेजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इनटू एमीटर, तो वी हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। तो भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एमीटर हो गया, और आपने इस एमीटर को क्या किया, सर्किट में सीरीज में जोड़ दिया। तो जब आप सर्किट में सीरीज में जोड़ देते हो तो सर्किट में क्या होता है, मेन करंट बहता है आई, है ना, मेन करंट बहता है आई। अब देखो आई बहेगा, उसमें से आई जी गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, तो फिर आई माइनस आई जी, है ना, जंक्शन रूल लगाओगे तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये ध्यान रहे ना, जी क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो चूंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो यहाँ का करंट क्या है बच्चों, आई जी, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी। इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, एस है, और कितना करंट है, आई माइनस आई जी, तो ये इधर का ड्रॉप हुआ। अब क्या ये ब्रांच और ये ब्रांच आपको पैरेलल दिख रहा है बच्चों, है ना, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो पैरेलल में हमने पढ़ा है कि वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। क्लियर। तो देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, एस बराबर क्या हो गया, आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, व्हाट इज दिस एस, एस इज द रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, है ना, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। व्हाट इज शंट रेजिस्टेंस? स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक है। स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ, ठीक है, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस। तो अगर आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है ना, क्लियर है बच्चों, कि हमें एक गैल्वेनोमीटर बनानी है ना, हमें एक एमीटर बनानी है जो क्या कर सके, आई करंट को मेजर कर सके, ठीक है, आई करंट को मेजर कर सके। तो उसके लिए मुझे कितना शंट जोड़ना पड़ेगा, तो इतना शंट जोड़ना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन फाइंड आउट द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या जरूरी है, एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको ऐड करने की जरूरत होती है। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो इस चीज पर डिसाइड होता है कि हमको कितना एम्पियर तक का करंट मेजर करना है। यानी हमारे एमीटर का रेंज क्या है, 0 से 5 एम्पियर तक मेजर करना है, 0 से 3 एम्पियर तक का मेजर करना है, 0 से 2 एम्पियर तक का मेजर करना है, कहां तक मेजर करना है। तो रेंज ऑफ एमीटर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा शंट की वैल्यू लेंगे, ठीक है। उतना रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से है ना, आपके ऊपर आपके एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं कि व्हाट शंट रेजिस्टेंस वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एमीटर फ्रॉम अ गिवन गैल्वेनोमीटर लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से IG आपको पता ही है क्या होता है बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कैपिटल G आपको पता ही है क्या होता है ना, कैपिटल G क्या, ये आप लिखते चलेंगे साइड में क्या क्या कौन सा टर्म किसको शो करता है। तो IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज कैपिटल I? कैपिटल I इज द रेंज, है ना। जैसे कि बोला 0 से 5 एम्पियर तक, तो 5 एम्पियर क्या हो गया आपका I। आपको बोला 0 से 10 एम्पियर की रेंज का आपको एक एमीटर बनाना है, तो 10 क्या हो गया I, ठीक है। तो ये हुआ आपका बच्चों तरीका कन्वर्ट करने का गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, अंडरस्टूड। चलो एक एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। बोला जा रहा है बच्चों, मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। ए गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। गैल्वेनोमीटर के पास 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल G दिया हुआ है 50 ओम। फिर क्या बोल रहा है, इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी IG कितना है, 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, व्हाट शंट शुड बी एडेड, ठीक है। तो क्या निकालना है अपने को, S निकालना है। और क्या बोलते हैं, क्या रेंज होना चाहिए, है ना, 0 to 5 मिली एम्पियर। रेंज मतलब 0 to I, तो ये क्या हो गया, I हो गया। I इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर, है ना। इस तरीके से हो गया, क्लियर। तो चलो हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है S बराबर, ठीक है, S बराबर IG आया था ना, IC बाय I माइनस IG इंटू G, ठीक है, ऐसा आया था। तो चलो रख लेते हैं। IG कितना है बच्चों, 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻⁶,
ठीक है, अपॉन आई माइनस आई जी। आई कितना है बच्चों 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ माइनस आई जी क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कैपिटल जी कितना है 50, ठीक है, कितना है 50। तो इस तरीके से आया बच्चों। अब देखो ये 10⁻³ और ये क्या है 10⁻⁻6, ठीक है, तो इसके सामने ये क्या है बच्चों बहुत छोटा है ना, इसके सामने ये काफी छोटा है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली है ना ये कर सकते हो, क्या मान सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों देखो 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ये क्या बच जाएगा बच्चों 10⁻⁻3 बच जाएगा, 1 5 कट गया बच्चों 10, और ये क्या बच जाएगा -1, यानी क्या हो गया 0.5 ओम। तो कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा 0.5 ओम आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बुक्स में, आप लगाइए है ना, आपको आईजी दिया रहेगा, आपको रेंज दिया रहेगा और शंट रेजिस्टेंस निकालने में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ध्यान से सुने बच्चों, वोल्ट मीटर क्या है, आप इसको लिखते चलें, मैं जो भी बोलता हूं आप उसको लिखते चलें, ठीक है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है बच्चों। तो इसका इंट्रोडक्शन आप क्या लिख लोगे, द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है, अंडरस्टूड। द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। इसकी सिंबल जो होती है, सिंबल वो कुछ इस तरीके से है, देखो V ये ऐसा, ठीक है, प्लस माइनस, इधर से एंटर करेगा उधर प्लस और जिधर से बाहर आएगा उधर माइनस, ठीक है। इस तरीके से आ रही बात समझ में आपको, ये हो गया सिंबल वोल्ट मीटर का, ओके। अब देखो बच्चों इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्ट मीटर। अब जैसे कि मैं एक सर्किट तैयार करता हूं, ठीक है, इसमें सपोज आई करंट जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उस पोटेंशियल ड्रॉप को हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल में अपने वोल्ट मीटर को अपन क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें बच्चों कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल टू द सर्किट। एमीटर को कैसे कनेक्ट किए थे, सीरीज, इन सीरीज विद द सर्किट, वोल्ट मीटर को इन पैरेलल विद द सर्किट, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। वोल्ट मीटर is connected in parallel with the circuit, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखो आई करंट, मैंने जैसा पहले बोला कि जो डिवाइस होती है उसको हर समय तो नहीं कनेक्ट करके रखा जाता है, उसको तो सिर्फ मेजर करने के वक्त लगाया जाता है। तो चलो नॉर्मल कंडीशन में ये है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, इसका मान लो रेजिस्टेंस क्या है, आर, तो कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। तो ये जो 2 पॉइंट्स है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, आई इंटू आर होना चाहिए।
लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा तो भाई कुछ करंट तो इधर भी जाएगा ना, है ना, इधर कुछ करंट जाएगा। सपोज कितना बच्चों, IG, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस IG होगा ना बच्चों। तो अब बताओ ड्रॉप कितना होगा, I माइनस IG इंटू R। पहले कितना ड्रॉप था IR, अब कितना ड्रॉप हो रहा है, I माइनस IG इंटू R। बताओ कम हुआ कि बढ़ गया, तो भाई ड्रॉप घट गया। एक्चुअल में वहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इतना, और ये बढ़ कितना रहा है, I माइनस IG इंटू R। तो भाई जो मेजर्ड वैल्यू है ना, जो उसने मेजर किया वो एक्चुअल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब एरर हो रहा है ना। इसके मेजरमेंट में क्या है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं है जिसमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो भाई क्या चल सकता है, ये चल सकता है कि अगर एरर हो भी रहा है तो वो एरर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत 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 कम होना चाहिए। तो हम इस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हम इस एरर को मिनिमाइज तब कर सकते हैं जब ये IG क्या हो बच्चों, बहुत छोटा हो, मतलब इसमें जो करंट जाए वो क्या हो, बहुत छोटा हो, है ना। इसमें जो करंट जाए वो अगर बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो फिर अगर मान लो निग्लिजिबल ही हो जाए ये, है ना, अगर ये निग्लिजिबल ही हो जाए तो IR का IR ही रहेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि वोल्ट मीटर में करंट क्या जाए, बहुत कम जाए, ठीक है, ताकि हमारी रीडिंग क्या आए, सही आए। तो भाई इधर रेजिस्टेंस कम, इधर करंट कम जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो करंट होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ को अवॉइड करता है करंट। ठीक है, तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बहुत 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 ज्यादा कर दूं, है ना, बहुत ज्यादा कर दूं, तो इधर ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट इधर जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम करंट इधर जाएगा, ठीक है, ज्यादातर करंट क्या होगा, इधर ही रहेगा। तो हमको रीडिंग क्या मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगी। तो क्या समझ में आया कि रीडिंग को सही करने के लिए, सही रीडिंग पाने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस चाहिए। आ रही बात समझ में, वेरी हाई रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, तो देखो क्या करना पड़ेगा, दूसरी जो प्रॉपर्टी हो गई कि वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आइडियली वेरी हाई कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आर वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, दैट शुड बी इन्फिनिटी। लेकिन प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सके उतना हाई आपको लेना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भाई कि वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये दो बातें। फिर अब हमें वोल्ट मीटर बनाना कैसे है। ठीक है, तो अगेन वोल्ट मीटर भी आप क्या कर सकते हो, कैल्विनोमीटर में जरूरी मॉडिफिकेशन करके आप वोल्ट मीटर बना सकते हो। ठीक है, क्या है वो जरूरी मॉडिफिकेशन, देखो तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वोल्ट मीटर का, वो क्या है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का।
कम चाहिए था उसमें, है ना, एमीटर में कम चाहिए था तो हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया था। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में करने के लिए, है ना, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक रेजिस्टर को सीरीज में ऐड कर दिया जाता है। अब चूंकि मुझे रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चाहिए, है ना, तो मुझे वो जो रेजिस्टर ऐड करना है वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक हाई वैल्यू रेजिस्टर को क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये क्या बन जाए, वोल्टमीटर बन जाए। क्लियर है? तो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into a voltmeter, to convert a galvanometer into a voltmeter, a high value resistor is connected in series with गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टर को जोड़ दिया जाता है। तो हमारा ये हो जाता है बच्चों सिंबल इसका कैसा हो जाएगा, ये हुआ गैल्वेनोमीटर आपका, और इसके साथ आपने क्या कर लिया, एक हाई वैल्यू रेजिस्टर जोड़ लिया। ये जो है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, वोल्टमीटर, अंडरस्टूड, दिस इज वोल्टमीटर। ओके, तो भाई गैल्वेनोमीटर में कौन सा करंट जाता है, आईजी जाता है, तो इसमें भी कौन सा करंट जाएगा, आईजी ही जाएगा, है ना, क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा वोल्टमीटर है। ठीक है, तो इस वोल्टमीटर को ही हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट किया करेंगे, जहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहां पर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो कितना है, सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज तो V है। तो बच्चों चूंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है, पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहां आएगा वही वोल्टेज तो यहां आएगा, है ना, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर ड्रॉप देखो तो क्या है, करंट क्या है, IG, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, G प्लस R प्लस G। ठीक है, तो दिस इज V इक्वल्स टू IG इंटू R प्लस G। ओके, तो अगर मैं IG को इधर ले आऊं तो V बाय IG इक्वल्स टू R प्लस G, देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा, V बाय IG माइनस G। तो व्हाट इज R, ये वो रेजिस्टर है जो आपको सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों आपको कितने वोल्ट तक मापना है, क्योंकि IG तो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल G क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो जितने वोल्टेज को मापना है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टर को लगाना पड़ेगा सीरीज में। ठीक है, ये V क्या है, रेंज है। व्हाट इज V, रेंज। जैसे बोला कि 0 से 5 वोल्ट नापना है भाई, तो 0 से 5 वोल्ट के रेंज का वोल्टमीटर चाहिए, तो दैट 5 इज V। 0 से 10 वोल्ट के रेंज का वोल्टमीटर चाहिए, तो V कितना हुआ, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये V हो गया। IG जानते ही हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कैपिटल G आप जान ही रहे हो, है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये वो रेजिस्टर है जो सीरीज में जोड़ना है। तो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ूं कि इतने रेंज का वोल्टमीटर बन जाए। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक हाई वैल्यू रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे, सपोज मैं बोलता हूं एक गैल्वेनोमीटर हैज अ, मैं डिक्टेट करा रहा हूं आपको, एक गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट सो दैट इट कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट। ठीक है, 0 से 5 वोल्ट का रेंज चाहिए अपने को। तो भाई
ये हो गया गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG हो गया 50 माइक्रो एम्पियर, और बोला कि कितना जोड़ू, तो R क्या होगा, और क्या रेंज चाहिए आपको, 0 से V तक हो गया आपको 0 से 5 वोल्ट तक चाहिए। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। ठीक है, आपको अभी अभी देखा आपने, चूंकि R बराबर क्या होता है, V बाय IG माइनस G, है ना, V बाय IG माइनस G। तो देखो रख लो वैल्यूज को, R बराबर V कितना है बच्चा, V है 5, है ना, अपॉन IG डिफ्लेक्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 50 माइक्रो एम्पियर, 50 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस G कितना है आपके पास 50 ओम। ठीक है, 50 ओम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 5 से ये क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा, 1 हो गया, 10⁻² क्या हो जाएगा, 10⁻5 माइनस 50। ठीक है, 10⁻5 माइनस 50, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, सॉरी, हाँ G 50 हो गया, V इज 5। ठीक है, तो 10⁻5 माइनस 50, तो आप इसको कर लोगे बच्चों 10, 1 2 3 4, है ना, 5 माइनस 50 कितना हो जाएगा देख लो, 0 5 9, है ना, 9 9। ठीक है, 99,950। ओके, 99,000, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो 50 को, 50 इतना छोटा है कि, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 999950 ओम। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आप इसको इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो ये कितना बड़ा वैल्यू मिला है ना, बहुत बड़ा वैल्यू मिला। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में एक बड़ा लार्ज वैल्यू रेजिस्टर जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक में मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो भेजने का, ठीक है,